बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि हम अपने नाज़रीन को एक लेमन टर्म में, एक आम फहम ज़बान में ये बता सकें कि हमारी मुश्किलात इकनॉमिकली क्या हैं, हमारी सनत और मईशत क्यों इतनी मुश्किल में है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मुश्किलात क्या हैं और उनकी वजूहात क्या हैं, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि सलूशन डिफाइन कर सकें, सलूशन ढूंढ सकें, सलूशन के ऊपर काम कर सकें। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक पेशेंट, एक मरीज हॉस्पिटल में जाता है और उस मरीज की जो मरज है उसकी तशखीस, उसकी शनाख्त अगर हो जाए तो डॉक्टर का आधा काम खत्म हो जाता है। अगर उसकी शनाख्त ना हो सके तो डॉक्टर किस चीज का इलाज करेगा? वो सारे तमाम जितने इमराज हैं सबकी दवाइयां देना शुरू कर दे तो ये उसका इलाज नहीं है। इलाज उस वक्त शुरू होगा जब हमें ये पता चल जाए कि हमें मर्ज क्या है। इस सिलसिले में हम अपने साथ हमेशा मेहमानों को बुलाया करते हैं और उसमें सरे फरिश्त हैं हमारे दोस्त मंसूर आफरीदी साहब, आज हमारे साथ हैं। मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम। मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर आपके? सर बिल्कुल सर, हमने आपको आज डॉक्टर बना दिया है कि आप डॉक्टर हैं इकोनॉमी के और मर्ज तशखीस करना है। मुझे सवाल ऐसा छोटा सा वो ये है कि एक मरीज हॉस्पिटल जाता है, क्या डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देगा मर्ज को जाने बगैर? जी जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर आपका शहजाद साहब। आप हमेशा प्यार मोहब्बत करते हैं और मुझे मौका देते हैं अपने प्रोग्राम में अपना ओपिनियन शेयर करने का। जो भी असल में मईशत का तो हम आपसे ही सीखते हैं। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है कि आपने मुझे डॉक्टर बना दिया, लेकिन थैंक्स वंस अगेन। असल में जो आपने तमहीद बांधी और जो बात आपने की कि डॉक्टर अगर वो चीजें इलाज ना कर पाए, चीजें हैं तो मईशत कैसी समझेगी, जिस तरह मरीज नहीं समझ सकता। तो मैं भी कहता हूँ कि डॉक्टर के ना दो फेज होते हैं इलाज के। डॉक्टर के इलाज के दो फेजेस होते हैं। एक होता है जब मरीज हमारे मुल्क की तरह उसका जो लंग्स पे भी अटैक हुआ हो, उसके हार्ट पे भी अटैक हुआ हो, उसके ब्रेन पे भी अटैक और उसके लीवर पे भी अटैक, यानी सारे ऑर्गन्स पे उसको मुसलसल अटैक हुआ हो। क्योंकि उसने क्यों अटैक हुए हैं? क्योंकि उसने बाकायदा सारी जिंदगी ना टेस्ट कराए हैं, ना उसने तिब्बी मुआयने कराए हैं, ना उन्होंने डॉक्टरों की हिदायत पे अमल किया, ना वॉक की है, ना एक्सरसाइज किया। तो इसलिए उस मरीज इस फाइनाइज पे आप पहुंचा। मैं आपसे मिलाता हूं कि हमारे मुल्क ने भी ना डॉक्टर IMF के हमले का उस पर अमल किया, ना अपने लीडरों ने उनको विजन और वो रास्ता दिया कि उनकी इसकी सेहत होगी। तो डॉक्टर मरीज जो है वो इस हालत पे अब पहुंच गया है कि उसको ना ऑक्सीजन सही मिल रहा है, ना उसके गुर्दे सही काम कर रहे हैं। तो पहला डॉक्टर यही काम करेगा, तो आप जैसे अस्पताल में ले जाएंगे उसको ऑक्सीजन लगाएगा और वेंटिलेटर पे लेटा देगा। सर हम वेंटिलेटर पे तो पहुंच गए, अब मर्ज जो है वो जो काबिल इलाज मर्ज है, अगर हम उसको पकड़ लें, एक एक करके ठीक करते जाएं तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। लेकिन हमारे इस हॉस्पिटल में जो काम करने वाले दोस्त हैं उनमें से चंद लोग नहीं चाहते कि मरीज ठीक हो। अब हमें शनाख्त करनी है मर्ज की, हमें शनाख्त करनी है उन एम्प्लॉयज की जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं होना चाहिए मरीज। कोई जाके ऑक्सीजन बंद कर देगा, कोई वेंटिलेटर को ऑफ कर देगा, कोई ब्लड प्रेशर गलत रिपोर्ट कर देगा। अगर ब्लड प्रेशर मरीज का हाई है, 180 है और 160 चल रहा है और वो डॉक्यूमेंट में लिख रहा है जी 120 और 80 है, नॉर्मल है, तो इस सिचुएशन में तो हमारा जो डॉक्टर है उसका काम और बढ़ जाता है कि उसने देखना है कि इस यहां कोई हिटमैन तो नहीं बैठा हुआ जो इस मरीज को मारने की कोशिश कर रहा है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तो आपने जिसकी निशानदेही की कि कोई हिटमैन तो नहीं बैठा, या उस स्टाफ में से तो कोई नहीं चाह रहा कि मरीज की सेहतयाबी ना।
लेकिन ये तो अपनी जगह पे है। हर मुल्क हर मरीज के साथ जो उसके दुश्मन होंगे या जो उसका भला नहीं चाहते हों, वो हर जगह आपको हिटमैन हर मुल्क में मिलेंगे और हर अस्पताल में मिलेंगे। असल में इसके साथ साथ जो हमारे लवाहिकीन जाते हैं इन मरीज के साथ, उनकी वजह से भी उसकी बीमारी काफी बड़ी है। इन लवाहिक आप देखें ना, जो हमारे गांव, मैं तो खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, तो जो मरीज अस्पताल में जाते हैं तो 10 लोग उसके साथ गए होते हैं। तो कोई डॉक्टर को कहता है कि उसको ऑक्सीजन लगाएं, कोई कहते हैं नहीं ये टेस्ट कराएं, उसमें वो मरीज की हालत बिगड़ जाती है। जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, आपने देखा होगा, वो एक बंदे से ज्यादा उसको नहीं छोड़ते, ताकि वो कहते हैं डॉक्टर का काम जाने हमारे। तो हमारे लवाहिकीन भी है माशाल्लाह। हमारे लवाहिकीन कौन है? हमारे सियासतदान। अगर कोई जो है PIA की प्राइवेटाइजेशन करेगा तो दूसरा उठेगा कि लोग जो है जी बेरोजगार हो गए। अगर कोई जाके स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन करेगा, वो उठेगा कि ये लवाहिकीन है। हमारे मरीज का मसला लवाहिकीन है। वो हिटमैन तो आपकी अपनी जगह पे है, वो आपको ग्लोबल उनका एक एजेंडा है, और जिन मुल्क को वो नहीं संभलना चाहते उनका एक एजेंडा होता है। इंटरनली भी हिटमैन होते हैं और बाहर के भी हिटमैन। लेकिन हमारा ज्यादातर मसला अपने लवाहिकीन, अनपढ़ जाहिल लवाहिकीन। अनपढ़ जाहिल लवाहिकीन मतलब सियासतदान जो अपने आप अनपढ़ बनाया हुआ है, वोट की खातिर मईशत पे सियासत करते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं, लेक्चर देखो, अपने लिए तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर ली कि ताकि एक दूसरे को गालियां ना दें, हुकूमत टेनोर को। अब वो खैर इमरान खान जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से तो कर दिया था। लेकिन जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है वो ये साइन ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं साइन कर रहे? कि ये वो अनपढ़ लवाहिकीन है जो मरीज के साथ अस्पताल गए हुए हैं और डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं। सर मुझे ये बताएं कि एक सियासतदान ने बयान दिया है, बल्कि 1990 से लेके आगे जब भी देखें कोई ना कोई सियासतदान ये बयान देता है कि जी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है, महंगाई अब ख़त्म हो गई है, अब महंगाई नहीं हो रही, पैरामीटर बड़े अच्छे हैं, ये एक्सपोर्ट बढ़ने लगी है। चाहे वो 1990 से लेके दो बड़ी पार्टियों का दौर था या मुशर्रफ का दौर था या PTI का दौर था, तो यही बात सुनने में आती रही है। तो आज भी ये एक मीडिया में चल रहा है कि जी हमारी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट हो गई है, महंगाई कंट्रोल में है, इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े अच्छे हो गए हैं। इस पे सारा बताएं कि जो लवाहिकीन में एक सबसे बड़ा हमारा रिश्तेदार है वो अब ये कह रहा है कि ये मरीज ठीक हो गया है ताकि इसका इलाज ही ना किया जा सके। हाँ, असल में ये वाले लवाहिकीन जो है तो बड़े स्टेक होल्डर वाले लवाहिकीन है, क्योंकि ये 25-30 साल के साथ इस मरीज के साथ रहे हैं जो अभी ऊपर इख्तियार में है। और वो ये क्यों कह रहे हैं? उनको अब ये नजर आने लगा है कि जो PTI या बानी PTI है उनका इलाज तो इनके पास है नहीं। उनका इलाज का मतलब है उनके नैरेटिव का इलाज, और लोग जो हैं इनकी बात नहीं सुन रहे। तो ये आप ये कह रहे हैं कि चलो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल है कुछ हद तक कागजी तौर पर तो बेहतर हो गए, इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई, बाकी चीजें भी। तो अब इस दफा जो हम IMF से लोन ले लें तो हम उसको जी बर्ज के अपने तौर पे खर्च करें, हम रोडे बनाएं, हम गलियां मोहल्ले बनाएं। इसमें हमारे कैमरामैन साहब सवाल पूछ रहे थे हमसे कि सर ये महंगाई, एक आम आदमी का सवाल है ये कि सर ये इन्फ्लेशन और महंगाई में फर्क क्या है? मैंने कहा यार देखो, इन्फ्लेशन एक फैक्टर है जो एक स्पीड है, मसलन पानी ऊपर से आ रहा है, बड़ी स्पीड से आ रहा है, वो स्पीड डिटरमिन करेगी कि महंगाई किस लेवल तक जाएगी। अगर इन्फ्लेशन फैक्टर 25% है तो उसी हिसाब से बढ़ेगी महंगाई। अगर इन्फ्लेशन फैक्टर 8% है तो महंगाई का बढ़ना भी उसी हिसाब से है। लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था एक कि शहजाद कि हमारी जो महंगाई का फैक्टर इसलिए कम आ गया कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल से। अगर यही फैक्टर हम कंपैरिजन करें 2020 की फिगर के साथ, 2021 की फिगर के साथ, तो आप आज भी महंगाई बढ़ ही रही है। तो महंगाई बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। हमारी महंगाई का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आम आवाम के लिए आज भी आटा, आज भी ट्रांसपोर्ट, आज भी यूटिलिटी बिल, आज भी वही महंगाई है जो पहले थी, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकम हमारी बढ़ नहीं रही। तो इस सिचुएशन में जो मरीज है
उसके साथ जो मरीज, हम सारे मरीज बन चुके हैं पाकिस्तानी, हमें अपने आप को भी बचाना है, इस मुल्क को भी बचाना है। उसके लिए हमारी इनकम बढ़ाने के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी इंस्टीट्यूशन 1990 से लेके आज तक काम नहीं करता। उसकी क्या वजह है? उसकी सर मेन वजह आप देखें ना, जो क्रक्स है, जो सियासतदान है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। अब आप देखें ना, जो पीटीआई की जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब वो उनको पता लगा कि आदम एतमाद आ रहा है, तो खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें नीचे कर। अब वो पेट्रोल की कीमतें नीचे करना वो इकोनॉमी के लिए जहर कातिल था उस वक्त, वो आपको भी पता है और सबको पता है। उस वक्त वो नीचे नहीं जाने चाहिए, और इसी वजह से IMF का हमारा प्रोग्राम डिले हो गया था। जब ये नई हुकूमत आई तो हमें तकरीबन इन बेचारों को नाक रगड़ के 1 साल बाद IMF का प्रोग्राम मिला था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया ना। उन्होंने कहा आपकी हुकूमत। आफरीदी साहब, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब IMF का प्रोग्राम अप्रूव करना था, इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021 में अमेंडमेंट अप्रूव की, उनको स्टैम्प करके लॉ बना दिया, जो कि IMF की सबसे बड़ी कंडीशन थी। उसके बाद इनको IMF की तरफ से एक ग्रीन लाइन मिली और इनको सर्वाइवल मिला, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया ताकि मुझे वोट बैंक मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब भी उसी लिस्ट में शामिल हैं कि अपने वोट बैंक के लिए काम करना है, इकोनॉमी के लिए काम नहीं करना। तो क्या ये भी एक हिटमैन पॉलिसी थी? हाँ जी, ऐसे ही है। इकोनॉमी हिटमैन की पॉलिसी तो अपनी जगह पे, उस पर तो इनकार ही नहीं, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंसी भी है सर, अगर आप क्योंकि आपके पास देखे ना, इमरान खान साहब ने ना 2 वजीरों, फाइनेंस मिनिस्टरों को अपने दौर में उसको लगाया, एक हफीज पीरजादा साहब और एक शौकत तरीन साहब। अच्छा, ये दोनों वजीर नहीं है, ये 360 डिग्री पे इन्होंने कहा। इसका मतलब है ना, आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है ना। 5 साल की हुकूमत आपको दी गई है, तो आप जो 1-2 साल फंडामेंटल करेंगे, उसके बाद आप उसी फंडामेंटल पे इकोनॉमी को बिल्ड करेंगे। अब शौकत तरीन साहब बिलीव ही करते थे कि हमारी GDP ज्यादा हो, हमारी स्पेंडिंग ज्यादा हो, कंज्यूम। हफीज पीरजादा साहब को स्ट्रिंजेंट इकोनॉमिक्स पे बिलीव, वो फंडामेंटली इकोनॉमिस्ट, एक बेहतर इकोनॉमिस्ट। आपको आप 1.5-2 साल आपने हफीज पीरजादा साहब के साथ मुल्क को चलाया, और फिर आपने शौकत तरीन साहब को ले आए और यू टर्न मार दिया उस पर भी आपने, और आपने इकोनॉमी को हीट कर दिया, और इतनी ओवर हीटेड हो गई इकोनॉमी कि आप 11-12 अरब डॉलर का डेफिसिट छोड़ के चले गए। सर, उसमें सवाल ये था कि अगर आपको हम खड़ा कर दें सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर में कि आपने मरीज का ऑपरेशन करना है, और आप तो बैंकर हैं, माहिर मुआशियात हैं, तो क्या आप ये असाइनमेंट ले लेंगे? नहीं, वो देखें, चलो हम तो नहीं लेंगे ना। तो इसी तरीके से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो एक बैंकर बेचारा जो बिल्कुल बैंकिंग सारी उम्र करता रहा है, वो कर ही नहीं सकता। और जो हमारी प्रॉब्लम है वो कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम है, जहां पे अमीर अमीर तरीन हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। इस सिचुएशन में एक आम पाकिस्तानी 150 साल कमाता रहे घर नहीं बना सकता। एक आम पाकिस्तानी जो लेबर क्लास है 500 साल कमाता रहे 3 मरले का घर नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ वैल्यू मिसमैच है, जहां पे गवर्नमेंट तो काम तो कर रही है, महंगाई बढ़ाने वाली पॉलिसीज को तो प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट भी कर रही है और उसके लिए काम भी कर रही है लेकिन जहां इनकम पाकिस्तानियों की बढ़नी है उसके लिए काम नहीं कर रहे। मेरा सवाल वही है कि मंसूर भाई, ऐसा क्या किया जाए कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़े ताकि हम अपना घर चला सकें और इस महंगाई को फेस कर सकें, इसका सामना कर सकें? जी, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट किया कि अपना जो बंदा है घर नहीं बना सकता 150 साल पे, और गवर्नमेंट का अपना डाटा आया था पीटीआई दौर, मुझे याद है कि उन्होंने कोई जो करोड़ घर बनाए थे, उसमें से करोड़ के आप तो 1000 घर भी नहीं बने, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी कोई 60-70 लाख घर है पाकिस्तान में टोटल का। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आजकल के अगर वालिदैन ये
फैसला कर ले कि हमारे जो बड़े बड़े शादीशुदा बच्चे हैं या जॉइंट फैमिली में भाई साथ रह रहे हैं, वो हम घर से निकाल लें, तो तकरीबन 23.5 करोड़ लोगों फुटपाथ पे आ जाए। यानी घर बनाने का जो हिसाब किताब है वो तो आपके सामने है कि इतनी कम हाउसिंग हुई है, बावजूद इसके कि सोसाइटियां बनी, लेकिन बावजूद इसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे या हाउसिंग पे ये आलम है। और वो क्यों है? क्योंकि आपने वही बात कि लोगों की परचेसिंग पावर नहीं है, तो वो ना घर बना सकते हैं ना खर्च चला सकते हैं। अब परचेसिंग पावर कैसे बढ़ेगी? उसका हल जो हर दुनिया ने ढूंढा है, हर मुल्क तरक्की याफ्ता ने, तो आपका सवाल भी है, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ कि आप सिंगापुर उठा लें, आप कोरिया उठा लें, आप दुबई उठा लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब तक मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और वो नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में नहीं, जो हमारे यहाँ वतीरा बना हुआ है कि लोग इंटरेस्ट रेट नीचे कर देते हैं, इंसेंटिवाइज कर देते हैं, और बाहर के अपने इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप पैसे रियल एस्टेट में आके इधर लगाएं, DHA में आप प्लॉट्स लें, आप जाके सोसाइटियां बनाएं। ये तो अनप्रोडक्टिव है। जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर और IT के सेक्टर में नहीं आएगी, तब तक लोगों को पैसा ही नहीं आएगा। सर मुझे ये बताएं कि मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूं, मैं पाकिस्तान $10 मिलियन लेके आता हूं, आज उसकी वैल्यू $10 मिलियन की एक एक्सचेंज रेट के मुताबिक मैंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 15 दिन बाद वो करेंसी डीवैल्यू हो जाती है और मेरा $10 मिलियन $5 मिलियन रह जाता है, और 6 महीने बाद और डीवैल्यू हो जाती है, मेरा वो $10 मिलियन $2 मिलियन रह जाता है, और अगर साल बाद और डिवैल्यू होती है तो मेरा वो जो पैसा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने मुझे जो अंडे देने थे, अंडे तो क्या, जो मेरी मुर्गियों की वैल्यू थी वो भी कम होती जा रही है इन लैंग्वेज ऑफ इमरान खान साहब। तो मेरा तो मसला ये है कि मैं एज ए फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मुझे हर्ट करने के लिए, तकलीफ देने के लिए तमाम पॉलिसीज वो हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं, जो डिसेप्टिव हैं, जो धोखा देती हैं, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ और है। तो मैं तो सर आपके सोल्यूशन के साथ इत्तेफाक नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी टू से दैट। नहीं, बाकी तो बात तो आपकी 100% सही। जब तक हम इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, जब तक हम एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, हाँ यहां मैं आपके साथ हूं। हाँ, तब तक देखे ना, आप रुपए को 500 पे कर दें डॉलर, वो कोई इशू नहीं है। आप देखें जैपनीज यन देख लें, वो भी बहुत ऊपर है। वो काफी ममालिक ऐसे हैं जिनकी डॉलर के अगेंस्ट, चाइनीज देख ले, चाइनीज युआन पे तो प्रेशर है कि वो एप्रिशिएट करे उसको, लेकिन वो भी डिप्रिशिएटेड पड़ा हुआ है, वो उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे चाइनीज गवर्नमेंट जो है। तो काफी मुल्कों की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट काफी ज्यादा ओवर डिप्रिशिएटेड है, लेकिन वो इशू नहीं, इशू तो ये है कि वो स्टेबलाइज करेंसीज नहीं। सर आपकी बात ये है कि अगर हम करेंसी को स्टेबलाइज कर दें, उसको पैक कर दें डॉलर के साथ या किसी इंटरनेशनल करेंसी के साथ जिसकी वैल्यू है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर पाकिस्तान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉलिसी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त करेंसी के मुतालिक चला रहा है वो इनकंसिस्टेंट है। उसको कंसिस्टेंट कर दें तो आपका सॉल्यूशन एप्लीकेबल है। अगर उसको कंसिस्टेंट नहीं करते, वो इनकंसिस्टेंट रहती है, वो डिसेप्टिव रहती है, तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। तो सर इसमें हमारे लिए जो जब भी करेंसी डीवैल्यू होती है, हमारी महंगाई को 4 चांद लग जाते हैं, 4 मरतबा 40 मरतबा बढ़ना शुरू हो जाती है स्नोबॉल फैक्टर की वजह से। इसी में ही हम लॉस कर जाते हैं, इसी वजह से महंगाई होती है, इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब बात ये आती है जो हमने शुरू किया था कि इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट आ गया। अब सिंगल डिजिट आ गया तो उसके बाद जो महंगाई है वो कह रहे हैं जी कम हो रही है। इसके पीछे जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि इस वक्त 22 करोड़ अवाम अपने हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहे हैं, 1 से 2 वक्त का खाना खा रहे हैं 22 करोड़ अवाम। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास स्पेंड करने के लिए 1 रुपया नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उसको बाय करने वाला कोई नहीं है, फल फ्रूट खरीदने वाला कोई नहीं है, सब्जी खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो रही है। ये क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इसके ऊपर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, 110% आपकी बात सही है, और यही हमारा बेसिकली डायलेमा है कि जब भी हमारी डिप्रिशिएट होती है
तो वो स्नोबॉल इफेक्ट आता है, आपकी महंगाई बढ़ती है और फिर डिप्रिसिएशन की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट भी ऊपर ले जाने पड़ते हैं। उस इंटरेस्ट रेट के साथ आपके प्रोडक्ट भी महंगी हो जाती है और लोगों की बाइंग पावर भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम भी महंगी हो जाती है, रॉ मटेरियल भी महंगी हो जाती है। उस वजह से जो इंडस्ट्री का लॉकडाउन हो जाता है, इंडस्ट्री बंद होने लगती है, लोग रोजगारों से बेरोजगारी, जॉबलेसनेस बढ़ती है, तो लोगों के पास जेब में पैसा नहीं रहता। इसमें मैं आपका जिक्र कर दूं कि जो अगर आपको हमें सीखना चाहिए बाकी मुमालिक से, आपने ऑफ कैमरा भी बड़ा अच्छा बताया लबनान का और मिस्र का, तो मेरा अपना एक तजिया है कि ये जो अर्जेंटीना की अगर आप हिस्ट्री देखें कि अर्जेंटीना जो 1900 की यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले अगर दो ताकतों को ब्रिटिश एम्पायर के बाद गिना जा रहा था, इकोनॉमिक्स पर प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो वो अमेरिका और अर्जेंटीना था कि ये दोनों मुल्क आगे बढ़ेंगी और ये दोनों पे हुक्मरानी करेंगे। और उसकी एक वजह थी बहुत बड़ी, दोनों ममालिक जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थे यूरोप और एशिया उनसे दूर थे, यानी एक नॉर्थ अमेरिका में था, एक साउथ अमेरिका में था। दोनों ममालिक के पास एक वास्ट फील्ड एग्रीकल्चर लैंड थी, बड़ी जरखेज, यानी 1915-1920 तक दुनिया का 60-70% फूड जो है वो अर्जेंटीना दुनिया को सप्लाई कर रहा था और इस तरह अमेरिका को। और कहते हैं कि यूरोपियन से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको अर्जेंटीना एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अमेरिका के बारे में कहते हैं ना, वो तो साउथ में जो था अर्जेंटीना था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहां जा रहे थे और वहां पे पैसा बना रहे थे। लेकिन वहां पे एक गलती हुई 1920-1930 के दहाई में अर्जेंटीना में, जो अमेरिका से नहीं, और आज हम वो डिफरेंस देख रहे हैं। गलती ये हुई कि, गलती ना कह लें, वेस्टेड इंटरेस्ट कह लें, कि जितना भी बड़ा बिजनेसमैन गया वहां पे इन्वेस्ट करने, तो अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने जो वहां के एलीट क्लास थी जिसके पास पैसा था उसको सारी जमीनें बांट दी। यानी हमारे यहाँ जिस तरह जागीरदार वडेरे और नवाब हैं, इसी तरह वहां पे ये लोग जाके उन्होंने जमीनें ग्रैब कर ली और वही लोग जाके इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और वो सियासतदान बन गए। और जब वो उन्होंने, या वो खुद बन गए या उनके बैक पे, उनके पॉलिटिक्स के बैक पे ये लोग सारे थे, तो जितनी भी पॉलिसियां बनने लगी वो सारी ओरिएंटेड थी एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर फूड्स, यानी जितनी भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव आते थे, सब्सिडी आती थी, वो सारी आती थी, हुकूमत देती थी इन लोगों को इंसेंटिवाइज। अर्जेंटीना पे हम बात कंटिन्यू करेंगे। आपने बताया कि अर्जेंटीना ने एक हिटमैन पॉलिसी दे दी जिसमें तमाम रूलिंग एलीट, तमाम अमीर क्लास को ज़मीन और रिसोर्सेज दे दिए गए, जिसकी वजह से अर्जेंटीना उस तरक्की की तरफ ना जा सका जिस तरफ आज बाकी नेशन है, जिस तरह यूएसए है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने मिस्टेक की और अर्जेंटीना फिर वो पावर ना रहा जो हो सकता था। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि अर्जेंटीना में एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसने उसको तबाह कर दिया, इकोनॉमी को। हमारे साथ मंसूर आफरीदी साहब। जी मंसूर साहब, आप बता रहे थे अर्जेंटीना के बारे में। जी सर, वो यही जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1920s तक तो इसको प्रेडिक्ट किया था सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगी बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर बेस, और अमेरिका जो यूएसए है उसका भी यही पोजीशन थी। तो इन्होंने जब इलीट को जमीनें दी और फिर उन इलीट ने अपने मफादात में गवर्नमेंट पॉलिसियां बनाई एग्रीकल्चर बेस्ड। और उधर अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में ये जितनी भी वहां पे उन्होंने जमीन अलॉट की, क्योंकि वहां से भी यूरोप से लोग गए थे, आबाद हुए थे, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका को भी कह रहे, उन्होंने मेरिट बेस पे सब जमीनें बांटी। यानी अगर कोई किसान है या कोई वो आउट ऑफ बॉक्स आके सीड्स बनाता है या वो, उसका एक प्रॉपर उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया और उस मेरिट के बेस पे उन्होंने जमीनें अलॉट की। मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा ही ग्रुप आया है सरसूख उसको दिए। और उसके बाद जो अमेरिका ने ग्रो किया तो जो बाकी इंडस्ट्री थी उसको भी इंसेंटिवाइज किया। वो आपको बखूबी पता है, इंडस्ट्री फिर वहां पे आई, इंजन, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां बने। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना, क्योंकि जो इलीट थी वो सारी एग्रीकल्चर थे, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में
सारे वडेर और जागीरदार हैं, तो उनका जो फोकस था वो वही एग्रीकल्चर था। इस वजह से अमेरिका फनी जदीदियत में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ गया और फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, वो इंग्लिश में कहते हैं बाकी। इसी को डुप्लीकेट करते हैं, पाकिस्तान पे आ जाएं कि पाकिस्तान में 1954, 55 में, 56 में, 57, 58 में हिटमैन पॉलिसीज गंदुम के ऊपर लगाई गई और कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो गंदुम में खुद कफील है वो खुद कफील ना रहे, और कोशिश की गई कि किसी तरीके से नुकसान दिया जाए किसान को कि वो गंदुम लगाना बंद कर दे। कोशिश की गई कि किस तरीके से अमेरिका की गंदुम पाकिस्तान को एड और लोन में दी जाए ताकि पाकिस्तानी ट्रैप हो जाएं इस गंदुम शॉर्टफॉल में, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन 1960 और 59 के दरमियान सदर अयूब साहब ने लैंड रिफॉर्म्स के नाम से ऐसी पॉलिसी क्रिएट की कि यही जो बात आप कर रहे हैं कि जो ज़मीनें थीं वो जो काश्तकारी कर रहे थे उनसे लेके लैंड रिफॉर्म के नाम पे एलीट को दे दी गई कि ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद गंदुम का खसारा शुरू हुआ और हमने 1960 से लेके 72 तक लगातार 20-22 साल गंदुम इंपोर्ट की, और आज जो हम पे कर्जा है वो जो फॉरेन करेंसी में जो हमने गंदुम का कर्जा अपने पे चढ़ाया वो आज भी पेएबल है, आज भी हम उस पर सूद दे रहे हैं। और पिछले 5 सालों में हमने 117 बिलियन डॉलर इक्विवेलेंट पाक रुपये और डॉलर में हमने 117 बिलियन डॉलर सूद दिया है। और आईएमएफ के 1 से 2 या 3 बिलियन डॉलर या 6 बिलियन का जो लास्ट प्रोग्राम था उसके लिए हम अरबों डॉलर का नुकसान देते हैं अपने पाकिस्तानियों को, वही इनकंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत। तो इसका मतलब है मंसूर साहब हमारा हाल वही है जो अर्जेंटीना ने अपनी हिटमैन पॉलिसी से किया था, और आज पाकिस्तान का भी हाल देख लें कि हमारे साथ चाइना है वो तरक्की करके कहां पहुंच गया, इंडिया को देख लें तरक्की करके कहां पहुंच गया, कोरिया को देख लें कि हमारे बाद आजाद हुआ तरक्की करके कहां पहुंच गया, और हम आज भी रोटी कपड़ा मकान के नाम पे सियासत पे हम फंसे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही बात की, और रोटी कपड़ा मकान में फंसे हुए, बल्कि बदकिस्मती से मैं अभी देख रहा था कल परसों का बयान है कि हमारे वजीर आजम साहब वो अमेरिका जा रहे हैं, वहां लंदन से होते हुए मुलाकात करेंगे, अपने वहां पे कयाम करेंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे और वहां पे एक जबरदस्त ये यूनाइटेड नेशन से खिताब करेंगे। अब मैं यूनाइटेड नेशन नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा, इससे इमरान खान साहब भी करते थे, अपने वोटर की वाह करती थी उम्मत मुस्लिमा, इसके मैं सख्त खिलाफ। ये वेस्ट ऑफ टाइम। आप देखें हमसाया में नरेंद्र मोदी साहब गए हैं, 3 दिन का शेड्यूल मैंने उनका ट्रैक किया है कि वो बंदा क्या कर रहा है। वो ना यूएन के असेंबली में गया, ना वहां पे खिताब किया, ना रोना पिटना किया, वो गया है सीधा सदर बाइडेन से मिला है, उसने जाके क्वाड जो कि 4 मुल्कों का इत्तेहाद है दुनिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, उसके जाके मीटिंग की, वहां पे उन्होंने स्ट्रेटेजी इंडो पैसिफिक का बनाया। उसके बाद जो दुनिया के टॉप सीईओज कंपनीज है उसके साथ उन्होंने राउंड टेबल की, और किसी ने लिखा था कि इस राउंड टेबल पे जो लोग बैठे हैं सीईओज, इनके कंपनियों की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 8 ट्रिलियन है। 8 ट्रिलियन के मतलब है कोई 500 पाकिस्तान, इतनी इनकी ट्रिलियन है। वहां पे नई इनोवेशंस की बात की होगी। हमारे वजीर आजम साहब, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मौजूद है, हर एक देखे वो जाके असेंबली में हाथ हिलाते हैं, मुक्का हिलाते हैं और कहते हैं हमने ये कर देने उम्मत मुस्लिमा का, होता नशिस्तम बर्खास्तम कुतने नहीं। ये होता है कि ये चले माशाल्लाह न्यूयॉर्क देख लेते हैं, सैर सपाटा हो जाते हैं, अच्छे से होटल में रह लेते हैं, इनकी तो वेलफेयर बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन कौम को कुछ नहीं मिलता। तो जो आपने जिक्र किया कि जो हिटमैन है, यही अमेरिका ने मिस्र के साथ भी किया है। आपने मुझे फरमाया जिस तरह बड़ा जबरदस्त, क्योंकि ये पाकिस्तान और ये जो इजिप्ट है, ये दोनों ममालिक को ये एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़ई है कि अमेरिका इनको कभी भी लूज नहीं करने देगा, ना इनको खत्म करने देगा, ना इनको स्टेबलाइज करने देगा। आप देखें मिस्र के अभी यही हाल है जो हमारा हाल। मिस्र भी इतनी ही बार IMF प्रोग्राम के साथ गया जी हमारा गया। मिस्र भी देखे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में दुनिया का बेहतरीन मुल्क है,
ये नहर स्वीज से तकरीबन 50-60% तिजारत होती है दुनिया की, लेकिन आप देखें उसका हाल कि 22 दफा वो IMF के पास जा चुका है। इन्फ्लेशन देखें, अब दोबारा वो IMF के पास जाने लगा है। हमारी सर हमारी बात यह है कि हम अगर 117 बिलियन डॉलर का सूद एक्रू करते हैं जो हमारे ऊपर चढ़ जाता है, कुछ पे किया कुछ नहीं किया, और हमारी नेट इनकम जो पिछले 5 सालों की एवरेज नेट इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर गिविंग प्रोविंशियल शेयर 24-25 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है, तो ये 100 बिलियन डॉलर की नेट इनकम के अगेंस्ट हमने 117 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट ही देना है और आइंदा ये बढ़ता ही जाना है। ये भी वो हिटमैन पॉलिसी है जो कि इमरान खान साहब साइन करके हमारे गले डाल के चले गए कि स्टेट बैंक को हम ऑटोनोमस कर रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं। आप देखिए 2018-19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसका प्रॉफिट उस वक्त देखिए और उसके बाद आज उसका प्रॉफिट देखिए कि कितना हमंगस प्रॉफिट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। वो तमाम हमारा खून चूस चूस के बनाया जा रहा है। हम अल्लाह के साथ जंग में हैं। क्या ये शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब जो यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीरें करते हैं, उस तकरीर की कोई वैल्यू है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो इंडियन पॉलिसी है, इंडियन डिप्लोमेसी ये है कि सऊदी अरब और यूएई में कहीं भी किसी इंडियन नेशनल के साथ थोड़ी सी भी ज्यादती हो, पूरी कम्युनिटी इंडिया पूरा मुल्क, उसकी पूरी स्टैब्लिशमेंट, उसकी पूरी ब्यूरोक्रेसी अपने उस इंडियन की हिफाजत के लिए, उसकी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए आ जाती है। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ अगर जीसीसी में कोई ज्यादती हो तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो हमारे कॉन्सुलेट में, एम्बेसीज में बैठे हुए हैं, उनकी जूं तक नहीं रेंगती। इसीलिए इंडिया तरक्की कर रहा है, इसीलिए हम नीचे की तरफ जाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने नाअहल लोगों को उन जगहों पर बिठाया हुआ है जो कि पाकिस्तानियों का नहीं सोचते, अपना सोचते हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे किस तरह आ जाए। मंसूर आफरीदी साहब, उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी साहब ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, $6 ट्रिलियन वर्थ के लोगों के साथ मुलाकातें करके उन्होंने अपनी इकोनॉमी में अगर इसका 20-25% भी ले जाते हैं, 30% भी ले जाते हैं, तो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी जीडीपी उन्होंने अपनी इंक्रीज कर ली 3 दिन के ट्रिप में। और हमने क्या लूज किया? अरबों रुपए ट्रिप पे खर्च किए और वापस आ गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना ला सके। क्या हम हिटमैन पॉलिसियों से, इनकंसिस्टेंट पॉलिसियों से निजात नहीं पा सकते? मसलन हमारा जो चीफ जस्टिस साहब है, क्या उनके पास पावर नहीं है? कोई ये नोटिस लें कि ऐसी क्या वजह है कि हिटमैन पॉलिसीज हम पे इंप्लीमेंट हो रही हैं, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हो रही हैं, उसके ऊपर सुमोटो नोटिस लें। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसीलिए शायद हो रही है कि वो ना ले सके। लेकिन मुझे सर आपसे सवाल है कि क्यों नहीं हमारी जो जुडिशरी है इसके ऊपर काम करती है? वो भी सिर्फ सैलरियां लेने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ जी, नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। और आपने जिस तरह कहा कि किस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग बाहर सफारत खानों में, देखो ना, सफारत खानों का जो मेन काम है बेस किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान की, वो एक मार्केटिंग और सेल ऑफिसर्स, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है कि दरवाजे बंद करके, बंगले के दरवाजे बंद करके किसी से मिले नहीं। उनका काम है कि वो जाके रोड शोज करें कि हमारा मुल्क क्या बेचता है दुनिया और हमें किस किस चीज की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे जितने भी आप उठा लें, पोस्टिंग और ट्रांसफर एम्बेसी पे, सफीरों पे, वो इस पे बात भी दी जाती है कि ये बंदा हमारा कितना मानने वाला है, हमारा कितना खिदमत गुजार है। जब हम सऊदी अरब जाएंगे या अमेरिका जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे तो हमारी जाके कितनी खिदमत करेगा ये सफीर। वो इस बेस पे थोड़ी है कि वहां पे पाकिस्तानियों की खिदमत करना है या पाकिस्तानियों को रास्ता देना है। और दूसरा, आपने जो 6 ट्रिलियन जो सीओस की बात की, तो हमारे, मैं आपसे वाकया शेयर कर दूं, जो मियाँ साहब है, बड़े मियाँ साहब है, वो भी माशाल्लाह जबरदस्त इंसान है। उन्होंने भी बात की थी सीओ से, बिल गेट्स से, कि आप जाके इधर पाकिस्तान में आके कंप्यूटर लगाएं। तो बिल गेट्स साहब ने कहा कि मेरी तो कंप्यूटर का कारखाना नहीं है, मैं तो मतलब वो सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का। उन्होंने कहा अच्छा जी, तो फिर वो ओ लगा दो, फिर मतलब आपने वो, फिर अगर कंप्यूटर नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट का ही कुछ लगा दें फिर। तो उन्होंने कहा सर मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से रिजाइन दिए हुए 5-6 साल मुझे हो गए,
अब वो जो इंडियन है सत्या नंदेला, वो उसको देख रहा है। मैं तो सिर्फ मुझे जो प्रॉफिट मिलता है वहां से, मैं उसको लोगों के रफाए आमा और वैक्सीनों और अफ्रीका में काम करता हूं। मेरे पास अब माइक्रोसॉफ्ट की कोई डिसीजन पावर नहीं है। वो आपको जो सत्यानंद है उससे मिलने पर, अच्छा जी मैं तो समझ रहा था आप ही कंप्यूटर भी बनाते और माइक्रोसॉफ्ट। तो ये तो हमारा देखे ना होमवर्क का हाल है कि हमने बच्चों की तरह सुना है कि बिल गेट्स है तो वो सारी उम्र वो कंप्यूटर बनाएगा और वो करेगा, और हमने उससे के। तो ये देखिए मैं लाइट नोट से आप शेयर किए, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। और चले वजीर आजम साहब तो एक बड़ी पोस्ट पे होते हैं, उनको इतना फीडबैक आता है नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कि एम्बेसीज में बैठे हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे ना। आप देखें ना दुबई में कितने रोड शोज इन्होंने की, या जाके यूरोप में कितने रोड शोज किए हैं कि हमें जैसे कोई इन्वेस्टमेंट्स आए, कोई पैसे के। दुबई में जो खड़ा हुआ है वो भी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही खड़ा हुआ ना उसके पास तेल है ना उसके पास इंडस्ट्री है। वो एक बहुत बड़ी दुकान है, दुबई जो है बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ एक मॉल है। वो उस बेसिस पे वो अपना टैक्स और कमीशन काटता है, और वो कहां से कहां। अब वो देखो इनोवेशंस भी कर रहे हैं, फूड के आइटम में भी आगे आ रहे हैं। तो ये हमारे 7 एग्जांपल्स हैं। आप दूर ना जाएं, हमारे हमसायों में देखते रहें बस। दुबई देख लें, कोरिया देख लें, इंडिया देख लें, चाइना देख लें, हर मुल्क आप देख लें। टूरिज्म पे आप देखें ना कि टूरिज्म कितनी जबरदस्त चीज है। फिलीपीन, थाईलैंड, इधर हमारे पास हो। और ये नहीं कि आप कुछ अपनी अकदार के खिलाफ टूरिज्म करें, इधर भी बहुत सर हमें अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। हम तो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि जो हमारे जाती एसेट हैं उनकी वैल्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि आप एक ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, आपने $1 मिलियन का स्टॉक रखा हुआ है पाक रुपीज में, तो आप वो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही करेंसी डीवैल्यू हुई तो आपका जो इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो कम होके $5 लाख रह गई। मसलन मेरे पास इन्वेंट्री है रुपीज में, मेरे पास ₹1,00,000 पड़ा हुआ है, तो मैंने ₹1,00,000 की इन्वेंट्री रखी हुई है, मैं ₹1,00,000 का टर्नओवर कर रहा हूं। जैसे करेंसी डीवैल्यू हुई तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो ₹1,00,000 का टर्नओवर नहीं रहा, वो 50,000 का रह गया। 50,000 के बाद वो 10,000 का रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीडीपी इनफैक्ट श्रिंक हो रही है आने वाले वक्त में अपनी ही पॉलिसियों की वजह से। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती तो हमारा इन्वेंट्री लेवल 1 लाख से बढ़ के 2 लाख होना था। अब अभी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो ही कम से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जीडीपी श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से टैक्स सिस्टम जो टैक्स पेयर है वो पे कर रहा है लेकिन वो श्रिंक से श्रिंक होती जा रही है। एफबीआर को चैलेंजेस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चैलेंजेस है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लॉटरी लगी हुई है। सर अब ये बताएं कि क्या इस सिचुएशन में हम पाकिस्तानियों के पास कोई ऑप्शन है कि हम अपनी कमाई हुई दौलत की वैल्यू को सिक्योर कर सकें? एक मिसाल देता हूं जो शायद लास्ट टाइम भी बात की थी आपसे कि मेरे वालिद साहब ने $1 लाख कमाया और 10 लाख रुपयों की सूरत में मुझे दे दिया। मैं बड़ा हुआ, मैंने वो ब्रीफ केस खोला, वो 10 लाख रुपए मार्केट में लेके गया, वो जो $1 लाख था वो $3,000 रह गया। वो $97,000 कौन ले गया? मेरी तो इन्वेंट्री लेवल वैल्यू इस तरीके से कम हो रही है जीडीपी की, और मेरा बिजनेस इस तरीके से स्क्वीज हो रहा है, जहां की बिजनेस कम्युनिटी सर पकड़ के बैठी हुई है कि हमें पहले 1 लाख में अच्छा खासा काम करते थे, अब 1 लाख की वैल्यू 0 हो गई है, तो हमारा काम तो हम तो एम्प्लॉयज को फारिग करेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। सही कहा आपने और 110% एग्री हूं मैं आपसे। असल में मैं आपकी जो जीडीपी की आपने बात की तो कितनी जुल्म की बात है और कितनी पिटी मैं कहता हूं हमारे मुल्क पे, और रोना भी आता है और दुख भी होता है कि जो 2015 का हमारा जीडीपी था अगर आप उठा के देखें तो वो कोई 310-320 अरब डॉलर, और अभी हमारा जीडीपी $340 अरब है। 340 भी आखिरी जब एस्टिमेट निकाले गए थे 2022 जब इमरान खान हुकूमत में थे। अब क्योंकि डॉलर तो 270 पे आ गए तो अब ये 340 से नीचे 310 पे आ गया होगा। और उसी असना में आप बांग्लादेश का जीडीपी उस वक्त 2012 में 220-230 अरब डॉलर था, अब वो 450 पे जा चुका है। हिंदुस्तान का जीडीपी उस वक्त 1.4 ट्रिलियन डॉलर, अब वो $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है।
तो वही आपकी बात के 10 साल हो गए, हमने चीजें भी पैदा की, हमने मैं देखे ना सर मुझे अच्छी तरह याद है, सर मुझे अच्छी तरह याद है कि गुलाम क्या नाम है इनका, इसहाक डार साहब से, इसहाक डार और IMF की मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा था कि हमारी GDP इस तरीके से बढ़ रही है तो एक्चुअल है क्या। तो उन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट किए कि ढूंढे कि हमारी GDP $350 बिलियन क्रॉस कर गई है कि नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उस वक्त हम $330 बिलियन पे थे, लेकिन आज हम 310 पे भी शायद ना हो, क्योंकि जैसे ही करेंसी डिवैल्यूएशन का आगा क्रैश आना है तो इसने और कम हो जाना इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो आपकी बात ठीक है कि इंडिया ने $1.3 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन पे चला गया, 3 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त घर खरीदा जा सकता था 100 साल की कमाई से, आज 150 साल से 500 साल तक की कमाई से घर नहीं खरीदा जा सकता। हमने बेसिकली नेगेटिव तरक्की की है, बाकी दुनिया ने पॉजिटिव तरक्की की है। नेगेटिव तरक्की के पीछे इनकंसिस्टेंट पॉलिसी। मेरा सवाल सर वहीं खड़ा है, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, मैं जुडिशरी के पास जाऊं, मैं नैब के पास जाऊं, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाऊं, मैं कहां जाके दरवाजा नॉक करूं कि सर हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही, ना आए, लेकिन हमारे मुल्क के रिसोर्सेज तो बचाएं। नहीं, बात आपकी सही है, और रिसोर्सेज को टैप करने के, मैं आपको और दूर ना जाए, मैं आपको मिसाल देता हूं, पेशावर के करीब, मैं KP से हूं, वहां पे कोयला निकला हुआ। अब वो कोयला जो है मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं कि वो कहां कहां जा रहे हैं उसके शेयर्स। मैं आपको यानी जो लोकल्स बेचारे हैं उनको तो जो मिल रहा है, लेकिन उसमें से एज अ पर्ट मैंने जो लोकल वालों से पूछा कि ये आपको चले, बाकी तो जहां जा रहा है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपको जो मिल रहे हैं तो वो तकरीबन ना पर कपल वहां पे मिल रहा है कोई 40,000 रुपए हर कपल, तो यानी एक घर में 1.5-2 लाख आ जाए। मैंने कहा मुझे आपकी कमाई से अल्लाह आपको नसीब करे, उस पर एतराज नहीं, लेकिन मुझे इस पे एतराज है कि जो मिनरल्स हैं वो तो स्टेट ओन्ड है ना, यानी ये तो फिर अगर जो चकवाल में तेल निकल रहा है तो चकवाल वालों को बांटे, जो गैस निकल रही है सिंध से जहां से वो बांटे, यानी ये आपको किस खाते ये 1.5 लाख 2 लाख पर घर मिल रहे हैं, आपको अल्लाह नसीब करे ये कमाई, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये हुकूमत ने कौन सी तरमीम की है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो तेल गैस कोयला वो आप लोकल में लोगों में बांटे। तरीका तो ये है ना कि आप उसको एक्सपोर्ट करें, उससे जो कमाई है वो टैक्सेस के फॉर्म में, और फिर उसको उस इलाके पे लगाएं, अस्पताल बनाए, इज्तिमाई काम करे, रोडें बनाए। लेकिन आपको मैं पर्सनली बताता हूं कि वो घरों के घर 300 400 500 घरों को कैश बटोरा जा रहा है, और ये सरकार की तरफ से। सर वो इसलिए बटोरा जा रहा है कि जो उसका कंज्यूमर है वो बेनिफिशियरी है, जिसको बेचा जा रहा है वो बेनिफिशियरी है, और वो जो चंद दोस्त हैं, जो चंद मोहल्लेदार हैं, उनको इसलिए दिया जा रहा है कि कोई बात आगे ना बढ़े, हमें तंग ना किया जाए, जो हम आपको लूट रहे हैं। ऐसे ही है कि हमने आपके घर से 100 बकरियां चुराई हैं और 1 बकरी आपको वापस कर दी और 99 बकरियां लेके हम निकल गए। सर मुझे इसी सिलसिले की कड़ी है, एक मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको पता है KP के नैब बंद हो गई? हाँ जी। इमरान खान साहब ने क्यों बंद की, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? नहीं, ये नहीं है सर। सर इसके बारे में इसी तरह का एपिसोड था, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब थे वो रंगे हाथों पकड़े गए इस फ्रॉड में कि वो जो माइंस थी उसमें से डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे, और वो नैब ने फैसला देना था उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो PTI का अपॉइंटेड था। अब वो फैसला ना दिया जाए, इमरान खान साहब ने KP के नैब ही बंद कर दी। ऐसी कैसी बात है सर, अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये जो लोकल रिसोर्सेज है, तो ये रिसोर्स, ये जो कोयला है जो कि इधर आप जाएं दर्रे से लेके बन्नू तक, DI खान तक, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ बने हुए, प्लस आप जाएं वजीरिस्तान में और उधर तो कॉपर के पहाड़ बने हुए, इतने माशाल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ताला की नेमतें हैं इतने, लेकिन वो काम मुझे तो ये जो केस जो मैंने आपसे शेयर किया है कि मुझे आखिर तक वो बंदा नहीं समझ पाया कि आपको किस हेड या कानून के तहत वो पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब आप दे नहीं सकते ना
जो नीचे से जमीन से रिसोर्सेज सर आपकी बात ठीक है आफरीदी साहब, ये तो आपने एक एंगल बता दिया कि वहां का बेनिफिशियरी उस मोहल्लेदार को बना दिया। मैंने दूसरी तरफ का एलिमेंट बताया कि दूसरी तरफ वो जो माइंस मिनरल्स निकल रहे हैं, कोल निकल रहा है, और चीजें निकल रही हैं, वो जिसको बेची जा रही हैं, जो उसका बेनिफिशियरी है वो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो बेनिफिशियरी नहीं है, वो तो लीज अमाउंट लेती है, छोटी सी नॉमिनल सी, और लीज के तहत वो अपना गुजारा करती है। बाकी जो मिनरल्स निकलते हैं वो उस बंदे के जिसने निकाले। अब उसने निकाल के खुद अपनी जेब में डाले, टैक्स दे या ना दे वो एक अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो हिटमैन बैठे हुए हैं, उन लोगों से हमारी शिकायत है, हमारी जुडिशरी से रिक्वेस्ट है कि वो जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो भी इस मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उतना हक तो पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए ताकि सनत भी तरक्की कर सके, मईशत भी तरक्की कर सके, ताकि आम आदमी पाकिस्तानी की इनकम बढ़ सके। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेंगे। मंसूर भाई, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है हमें कि हम इसमें क्या करें यार। अब आपने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए, तो लास्ट मिनट है, आपने पूरी गुफ्तगू को वाइंड अप करना है ताकि हम नाजरीन को आज की गुफ्तगू का खुलासा बता सकें। जी, असल में हमारे सियासतदानों को ये जो चार पांच बड़े सियासतदान हैं, नवाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, और हमारे जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इनको बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाने। रूल ऑफ द गेम सियासत के तो चलो बना ही लें, लेकिन इकोनॉमी को बनाने पड़ेंगे कि हमने प्राइवेटाइजेशन पे एक दूसरे की सियासत नहीं करनी। अगर किसी की हुकूमत जानी है तो वो इसमें दूसरे हुकूमत को बारूदी सुरंगें छोड़ के नहीं जानी कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत नीचे कर दी, डीजल की कीमतें, IMF की नेगोशिएशन को देखें ना, कितनी बदकिस्मती की बात है। मैं कोई वो वकील नहीं हूँ PDM हुकूमत, लेकिन नेगोशिएशन चल रही है और हमारे सूबाई वजीर आला IMF को फोन कर रहे हैं कि इनको लोन ना दे। तो ये बहुत शुक्रिया मंसूर भाई आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने हमें आखिरी मिनट में ये कहा कि बारूदी सुरंगें नहीं छोड़नी जिसमें हमारी इकोनॉमी फ्लॉप हो। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मंसूर भाई, थैंक यू वेरी मच इंडीड। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है नाजरीन, बारूदी सुरंगें नहीं छोड़नी, ये पॉलिटिकल पार्टीज से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दोस्तों के लिए, आने वाले हुक्मरानों के लिए अगर आप बारूदी सुरंगें छोड़ेंगे तो उसमें नुकसान हम पाकिस्तानियों का है। दूसरी रिक्वेस्ट उन्होंने ये की कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो मेजर हेड हैं वो बैठें और एक डेमोक्रेसी के इकोनॉमी के ऊपर एक लाया अमल तैयार करें ताकि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ सके, हम टैक्स दे सकें और सनत और मईशत हमारी तरक्की कर सके। कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। इजाज़त दीजिए शहजादा शौकत को। अस्सलाम वालेकुम।